1975 इंडिया में इमरजेंसी चल रही थी, प्रेस बंद थी, लोगों को बिना वजह जेल भेजा जा रहा था और सरकार ने सोचा कि बॉलीवुड को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। संजय गांधी के लोगों ने एक सिंगर को मैसेज भेजा, कहा कि हम चाहते हैं तुम रेडियो पर हमारे लिए गाना गाओ, हमारे प्रोग्राम प्रमोट करो। वो सिंगर घर पर थे, उन्होंने मैसेज सुना और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ना। सरकार इतनी ताकतवर थी और इस आदमी ने एक शब्द में उनका जवाब दे दिया। रिजल्ट, उसकी आवाज को इंडिया के हर रेडियो और हर टीवी स्क्रीन से बैन कर दिया गया और फिर भी वो नहीं झुके। ये थी किशोर कुमार जी की जिंदगी। दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और ये है TFU द फ्रेम अनटोल्ड। आज की कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की है कहानी जिसने पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे खंडवा के एक बंगाली फैमिली में पैदा हुआ एक बच्चा जो बिना किसी ट्रेनिंग के दुनिया के बेस्ट सिंगर बना। मधुबाला के साथ वो मोहब्बत जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि समझना मुश्किल है। 1975 की वो रात जब सरकार ने उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की और 1987 की वो सुबह जब किशोर दा उठे ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। 4 अगस्त 1929 खंडवा मध्य प्रदेश एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। घर में 3 भाई थे, अशोक कुमार, अनूप कुमार और ये छोटे आभास। अशोक भैया तब तक बॉलीवुड में नाम बना चुके थे, बड़े स्टार बन गए थे, तो फैमिली का बॉम्बे आना जाना लगातार होता रहता था। और इस आने जाने में छोटे आभास ने पहली बार फिल्मी दुनिया देखी और इस दुनिया ने उसे पकड़ लिया। जब वो बॉम्बे आए तो उन्होंने नाम बदला, आभास कुमार बन गए किशोर कुमार। 1946 में पहली बार स्क्रीन पर आए, फिल्म थी शिकारी। भैया अशोक कुमार की फिल्म छोटी सी रोल थी, लेकिन कैमरा के सामने खड़े होके उन्होंने एक चीज फील की कि यहाँ रहना है। अब यहाँ एक बात बतानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। किशोर कुमार ने कभी भी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, बिल्कुल भी नहीं। कोई उस्ताद नहीं, कोई रियाज नहीं, कोई घराना नहीं। वो कहते थे कि उन्हें KL सहगल से इंस्पिरेशन मिली। सहगल साहब को सुन के उन्हें लगा कि गाना ऐसा ही होता है और उन्होंने अपना एक अलग अंदाज ढूंढ लिया। वो ईयरलिंग, वो नस्ल क्वालिटी, वो प्लेफुलनेस, जिस चीज को क्लासिकल वर्ल्ड कमजोर कहती थी, वही किशोर दा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। 1948 में पहली बार प्रोफेशनली गाना गाया। फिल्म थी जिद्दी, देवानंद साहब की फिल्म। कंपोजर हेमचंद प्रकाश ने उन्हें मौका दिया और जब वो आवाज बाहर आई तो दुनिया ने सुना कुछ अलग था इसमें। 1950s और 60s में किशोर कुमार सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो एक कंप्लीट एंटरटेनर थे। उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्म्स में एक्ट किया। कॉमेडी टाइमिंग ऐसी थी कि सेट पर सब लोग हंसते हंसते गिर जाते थे। 1958 में आई चलती का नाम गाड़ी। तीनों गांगुली ब्रदर्स एक साथ, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार। मधुबाला ऑपोजिट में थी। इस फिल्म ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, ब्लॉकबस्टर, कंप्लीट ब्लॉकबस्टर। 1962 में हाफ टिकट, 1968 में पड़ोसन में महमूद साहब के साथ उनकी कॉमेडी आज भी लोग देखते हैं और पेट पकड़ के हंसते हैं। ये किशोर कुमार का वो साइड था जो स्क्रीन पर चमकता था, अंदर की कहानी अलग थी। 1969 आराधना, राजेश खन्ना का करियर का टर्निंग पॉइंट और किशोर कुमार की आवाज ने उस टर्निंग पॉइंट को इमोर्टल बना दिया। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज, इन तीनों गानों ने इंडिया को एक नई आवाज से मिलवाया और फिर वो रुका नहीं। राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन, रिश्ते नाते, जिंदगी एक सफर, मेरे अंगने में। किशोर दा की आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि वो हर हीरो के अंदर घुस जाती थी। रोमांटिक हो, एंग्री हो, फनी हो, सैड हो, वो सब कुछ था। 1970 से 1987 तक उन्होंने 8 फिल्मफेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स जीते। ये रिकॉर्ड आज भी है, किसी ने नहीं तोड़ा। अब एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है और प्यार भी, दोनों साथ। मधुबाला
इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, वो स्माइल, वो आंखें, वो स्क्रीन प्रेजेंस और एक दिल जिसमें पहले से दिलीप कुमार का नाम लिखा हुआ था। दिलीप साहब और मधुबाला का रिश्ता टूट गया था। एक कोर्ट केस, एक बाप की जिद और दो लोगों के बीच एक खाई जो भर नहीं सका। उसी वक्त किशोर कुमार और मधुबाला चलती का नाम गाड़ी के सेट्स पर मिले। किशोर दा की हंसाना, उनका मजाक, उनकी वो एनर्जी जो कमरे को रोशन कर देती थी, और मधुबाला ने पहली बार किसी के साथ हंसते हंसते सांस लिया। 1960 में किशोर कुमार ने प्रपोज किया। मधुबाला की हेल्थ खराब थी, दिल में छेद था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी उन्होंने हाँ कहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो दिलीप साहब से गुस्से में थी, कुछ लोग कहते हैं कि किशोर दा की वार्मथ ने उन्हें खींचा। सच्चाई वजह तो वो ही जानती थी, लेकिन शादी हो गई। सिंपल, प्राइवेट, लेकिन घर में दोनों फिट नहीं हुए। मधुबाला पूरी उम्र एक स्टार रही थी, घर के काम नहीं आते थे। किशोर दा की फैमिली स्ट्रिक्ट थी और दोनों के बीच वो गैप बढ़ता गया और वो दोनों अलग रहने लगे, लेकिन कनेक्टेड रहते थे। फोन पे बात होती थी, कभी कभी मिल लेते थे। फरवरी 1969 मधुबाला जी चली गई। 36 साल की उम्र में किशोर दा के बारे में लोग ये कहते हैं कि उस दिन के बाद उनके गानों में एक दर्द आया जो पहले नहीं था। शायद था भी। वो दर्द हमेशा से था, बस अब वो सुनाई देने लगा। जून 1975 इंडिया में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी सरकार ने डिसाइड किया कि मीडिया, फिल्म्स और एंटरटेनमेंट सब उनके साथ होना चाहिए। इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने बॉलीवुड को मैसेज भेजा, संजय गांधी की 20 पॉइंट प्रोग्राम को प्रमोट करो, रेडियो और टीवी पर गाना गाओ, हमारे रैलीज में आओ। बहुत लोग मान गए। इंडस्ट्री का प्रेशर भी बहुत था, डर था, लेकिन कुछ ने नहीं मना किया। देवानंद साहब ने मना किया, मनोज कुमार ने मना किया और किशोर कुमार जी ने भी मना किया। आईएनपी जॉइंट सेक्रेटरी सीवी जैन ने किशोर दा को कॉल किया, कहा कि सरकार उनसे मिलना चाहती है, घर पे आएंगे। किशोर कुमार ने कहा कि वो बीमार हैं, डॉक्टर ने मना किया है उन्हें किसी से मिलने के लिए। सोचिए, सरकार आ रही है और उन्होंने डॉक्टर का बहाना बना दिया। जैन साहब ऑफेंड हो गए, इसीलिए उन्होंने मिनिस्टर को जाके सब बता दिया और मई 1976 से किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से कंप्लीटली हटा दिया गया। एक भी गाना नहीं, मंथ्स तक। शाह कमीशन की रिपोर्ट में बाद में ये बात रिकॉर्ड की गई। किशोर कुमार ने जैन साहब को क्लियरली बोल दिया था कि वो किसी के लिए रेडियो या टीवी पर गाना नहीं गाएंगे, किसी के लिए भी नहीं। इमरजेंसी खत्म हो गई और फिर किशोर दा की आवाज वापस आई और उन्होंने कभी इस एपिसोड के बारे में पब्लिकली ज्यादा बातचीत नहीं की। उन्हें जरूरत नहीं थी, उनका साइलेंस ही उनका जवाब था। अक्टूबर 13, 1987 सुबह की बात है। किशोर कुमार ने अपने बेटे अमित कुमार से एक रात पहले फोन पे बात की थी। नॉर्मल बात, नॉर्मल इवनिंग। सुबह उठे ही नहीं। 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक। वो चले गए। उस दिन वो अपने भाई अशोक कुमार का बर्थडे सेलिब्रेट करने आने वाले थे, लेकिन वही दिन था जब किशोर दा नहीं रहे। 2500 से ज्यादा गाने, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं किया। आज भी जब मेरे सपनों की रानी बजता है, कोई भी उठ के नाचने लगता है। आज भी जब एक लड़की भीगी भागी से सुने तो वो आंखें भर आती है। आज भी किशोर दा की वो यॉडलिंग सुन के दिल खुश हो जाता है। ये है असली लेगेसी। जब इंसान नहीं रहता है तब भी उसकी कोई चीज हमारे अंदर रहती है। किशोर दा की वो चीज उनकी आवाज है जो आज भी बंद नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले वो एक आजाद इंसान थे जिसने किसी के लिए अपनी आवाज नहीं बेची, चाहे वो सरकार हो या कोई और मुझे लगता है यही वजह है कि उनका गाना आज भी इतना रियल लगता है, क्योंकि जो इंसान अंदर से आजाद होता है उनकी आवाज में एक अलग सच्चाई होती है। किशोर दा, थैंक यू। आपकी कहानी सुनने और सुनाने का मौका मिलना अपने आप में एक गिफ्ट है।
ये थी किशोर कुमार की कहानी, वो आवाज जिसे किसी ने बैन किया लेकिन वो कभी भी बंद नहीं हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और कमेंट में बताओ कि किशोर दा का फेवरेट गाना कौन सा है आपका, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। अगला एपिसोड होगा मीना कुमारी जी के ऊपर। ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं उन्हें, लेकिन उनकी असली ट्रेजेडी स्क्रीन से बहुत अलग थी। मिलते हैं TFU पर, द फ्रेम अनटोल्ड। नमस्कार।